All right, so welcome to my next video। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सारी वीडियो सेंटर होगी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 पे। एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स एक सिंपल नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पहले नीड से, क्या नीड थी कि ये पॉलिसी लाई गई। सेकेंड, पॉलिसी को एक्सप्लेन करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या पैरामीटर्स रखे गए, एम क्या है और पॉलिसी का टारगेट क्या है। गुड। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे समझने की कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, कैसे किसी एक्सपेंडिचर को हम एक फ्रीबी कंसिडर कर सकते हैं और कैसे किसी एक्सपेंडिचर को हम एक वेलफेयर एक्सपेंडिचर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल डिबेट रहा है लास्ट आई थिंक एक साल से, जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत बड़ा डिबेट रहा है, फ्रीबी वर्सेस एक्सपेंडिचर, और ये समझने की भी कोशिश करेंगे इन रियल इकोनॉमिक टर्म्स। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो 2018 में 2018 में एक रिपोर्ट आई, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एमसीक्यू बन जाता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ओके, इन केस कहीं पे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया 2018 में, जो रिपोर्ट इसकी आई, उसके हिसाब से नंबर 1 पे लॉजिस्टिक्स में इट वाज जर्मनी। ओके, आई थिंक बिफोर गोइंग अहेड हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होता है। आई थिंक मुझे करना चाहिए था स्टार्ट ही लॉजिस्टिक्स से। तो हम एक साइड में पहले समझते हैं व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन ही जाएंगे, फिर हल्का सा एक्सप्लेन कर लेंगे। लॉजिस्टिक्स होता है टोटल प्रोसेस ऑफ, टोटल प्रोसेस ऑफ नंबर 1 एक्विजिशन, या जिसको आप प्रोक्योरमेंट कहोगे, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी। तो इन शॉर्ट सारे प्रोसेसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड कस्टमर, उनको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक चेन का मतलब होता है एक ऐसी चेन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट को फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड कस्टमर पहुंचाएंगे। ठीक, ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर हम ग्लोब पूरी इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात नहीं करेंगे, अगर सिर्फ अपनी ही कंट्री में भी बात करेंगे, हर एक जगह पे हर एक चीज नहीं बनती, हर एक जगह पे हर एक चीज ऐसे अवेलेबल नहीं होती। तो हर एक जगह पे फैक्ट्रीज भी नहीं है, तो अब जहां जहां पे जो जो चीज बन रही है वो वहां से दूसरी हर एक जगह पे पहुंच जाती है थ्रू और लॉजिस्टिक चेन्स। ओके, तो एक्चुअल में जो ट्रेड है उसको ग्लोबल करने के लिए लॉजिस्टिक्स का डेवलप्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आई थिंक टर्म समझ में आ गई, जो सारे एलिमेंट्स एक चेन के फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड कस्टमर, बीच में जो कुछ भी आता है, जिसमें एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, देन दैट स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, देन ट्रांसपोर्ट, देन डिलीवरी टू द एंड कस्टमर, इस सब को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। अब लॉजिस्टिक्स क्योंकि हमें समझ आ गया, तो हम आई थिंक ज्यादा अच्छे से देखते हैं। जो हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट जो थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी, उसमें नंबर 1 पे जर्मनी, नंबर 2 पे स्वीडन। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंडिया, जो कि था ऑन 44th रैंक। ओके, 44th रैंक इंडिया की। ऑलराइट, तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला रैंक के बाद, इसने बोला नंबर फर्स्ट, इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यार, वो आपके जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 14% हो जाता है, 14% ऑफ जीडीपी।
तो मतलब बहुत हाई, इसको वेरी हाई ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वेरी हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब आपके जीडीपी के का 14% सिर्फ लॉजिस्टिक चेन में ही खर्च हो जाता है, ठीक। और ऑब्वियसली इस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट एंड कस्टमर के पास थोड़े से महंगे ही पहुंच जाते हैं, ठीक। इतना ही नहीं, जो दूसरी फाइंडिंग थी, की फाइंडिंग जिसको मैं बोलूंगा, जो दूसरी की फाइंडिंग थी, दैट वाज 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल produce is wasted at the different stages of logistic chain। तो जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसके डिफरेंट स्टेजेस पे 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज वेस्टेड। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा वेस्ट हो जाता है बिकॉज पेरिशेबल गुड है। पेरिशेबल गुड मतलब जो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ज्यादा वेट नहीं कराते कहीं पे, इनको बहुत जल्दी क्लियरेंस मिलके बहुत जल्दी एंड कस्टमर तक पहुंच जाने चाहिए। तो डिलेज की वजह से 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गेट्स वेस्टेड। अब ये दो की फाइंडिंग्स के बाद हम देखते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किन पैरामीटर्स पे ये फाइंडिंग्स निकाल रहा है, ठीक है। तो इनके कुछ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स किस लिए, देखो मैंने इससे पहले नहीं बोला है क्योंकि मैंने अभी किसी भी इंडेक्स की एक डेलिबरेट डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है। जो भी इंडेक्स ग्लोबल इंडिसेस होते हैं उनके रिलीज करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी कंट्री को कमतर दिखाए, दूसरी कंट्री को उससे ऊपर दिखाए, नहीं। एक्चुअल में ये इंडिसीज एक गाइडलाइन बन जाती है, एक रोड मैप बन जाती है हर एक कंट्री के लिए कि ओके हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबली। और फिर हम देखते हैं अच्छा इन्होंने इंडेक्स किन किन पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया था, तो हम अपने ये पैरामीटर्स सुधारेंगे, ठीक। तो इंडिसीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है और साथ में ये भी कि ये किस पैरामीटर पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो इंडेक्स। अब जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करता है उसके पैरामीटर्स है सिक्स डायमेंशन, सिक्स पैरामीटर्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट, क्लियरेंस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, अगर अब अगर इंडिया का क्लियरेंस प्रोसेस में जो स्कोर है वो कम है, फॉर एग्जांपल क्लियरेंस प्रोसेस की वजह से रैंक कम है, तो हम देखेंगे यार हमें क्लियरेंस पे काम करना है। तो ये फायदा होता है ग्लोबल इंडिसेस का, ठीक है। हम देखेंगे ओके क्लियरेंस सेक्शन में हमें ज्यादा काम करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा नीचे है, डन। तो पहला पैरामीटर है क्लियरेंस, मतलब हर एक सप्लाई चेन के एलिमेंट पे, फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानो स्टोरेज से निकलता है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ जो कि एक दूसरी जगह पे किसी दूसरी स्टेट के स्टोरेज में पहुंच जाता है, ठीक है। स्टोरेज एक ही नहीं होते क्योंकि इंटरस्टेट ये हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को। तो एक स्टोरेज से, एक स्टेट की स्टोरेज से दूसरी स्टेट की स्टोरेज तक जाना है और बीच में ट्रांसपोर्ट, मान लो बस, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है। अब ये जो ही यहाँ से निकला तो मानो बीच में कहीं पे क्लियरेंस की कमी है, उनको अभी इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, अभी क्लियरेंस मिली नहीं है, तो बसेस रुकी हुई है बॉर्डर पे। अच्छा 2-3 दिन बाद क्लियरेंस यहाँ से मिली, यहाँ पहुंचे तो अभी स्टोरेज को यूज करने की क्लियरेंस नहीं है। तो ये जो डिलेज है इनको कम करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लियरेंस। सेकेंड जो पैरामीटर है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। अब ये क्या है कि जो ये सप्लाई चेन के एलिमेंट्स है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री साइड में कोई एलिमेंट पहुंचाना है, कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है, वो रोड फैसिलिटी है ही नहीं, रोड खराब है। रोड खराब का मतलब अगर बाय रोड ही जा रहा है वो प्रोडक्ट को, ट्रक्स में जो शेक वगैरह हो जाएगा, अगर उसमें एग्रीकल्चर, हम अपनी एग्जांपल लेंगे कश्मीर की, अगर एप्पल्स ट्रक में है और ट्रक को बहुत ज्यादा शेक हुआ तो एप्पल खराब हो सकता है, ठीक। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक की एलिमेंट बन जाता है कि क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट अच्छा, लॉजिस्टिक्स अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है। ओके, इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आता है, मैंने बस एक एग्जांपल दे दी। थर्ड वन इज ease of arranging competitive
प्राइस्ड शिपमेंट्स। सिंपल, हमारी शिपमेंट इंडस्ट्री जो है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए। तो ईज ऑफ एंट्री एग्जिट भी जब होगा तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। बहुत सारे प्लेयर्स ने अगर एंटर किया तो कंपटीशन की वजह से प्राइजेस थोड़े से डाउन हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे कस्टमर को ही। ठीक, तो ये था हमारा थर्ड। हमारा फोर्थ पैरामीटर जो आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉजिस्टिक सर्विसेज। अब मानो आपने कोई चीज ऑर्डर की और आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, हाउ अनकंफर्टेबल इज दैट। तो जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है कि आप अपना कंसाइनमेंट ट्रैक कर सकते हो, उसको हर जगह पे चेक किया जाता है, लाइक बार कोड्स लगा के हर जगह पे, सो दैट आपका जो कंसाइनमेंट है वो बीच में, लॉजिस्टिक चेन की बीच में कहीं पे चेंज ना किया जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दवाई आ रही है, ठीक है, मेडिकल कंसाइनमेंट कोई आ रहा है, किसी दवाई का आ रहा है, तो वो रास्ते में कहीं पे चेंज ना हो जाए। यहाँ पे हमारा लूप होल बन जाता है, सो दैट कंपनी से तो आती है सही दवाई, लेकिन बीच में उसमें से सही दवाई निकाल के उसमें डुप्लीकेट दवाई कुछ कुछ पैकेट्स भरे जाते हैं, और फिर वो पहुंचता है कस्टमर के पास, जो कि सही दवाई नहीं होती है। तो जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है वो कैसी है, ये भी इसका एक पैरामीटर बन जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज टाइमलेस शिपमेंट्स। सिंपल, आपकी शिपमेंट सर्विसेज कैसी है, कितना जल्दी वो एंड कस्टमर तक पहुंच जाती है, जो जाता है प्रोडक्ट, उसको हम टाइमलेस शिपमेंट्स कहते हैं, वो भी पैरामीटर है। और सिक्स्थ एंड द लास्ट इज एबिलिटी टू ट्रेस कंसाइनमेंट्स। इसमें अब इवन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, एबिलिटी टू ट्रेस कंसाइनमेंट्स। लाइक अगर आप कहीं पे भी एक कंसाइनमेंट को ट्रेस करो और आपको साथ में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है पुरानी, जो कि चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि हर एक जगह पे वो स्कैन हुआ था, तो उस वजह से एक ब्लॉकचेन बन जाती है। ठीक, ओके। सो ये हमने समझ लिया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करता है। जर्मनी नंबर 1, स्वीडन नंबर 2 और इंडिया की रैंक 44। क्या बोला इसने, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का बहुत ज्यादा है, 14% ऑफ जीडीपी। साथ में 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गेट्स वेस्टेड बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक लूप होल्स। अच्छा, इस इंडेक्स की 6 पैरामीटर से याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने की जरूरत इसलिए, सो दैट हम देखें कि हमें कहाँ पे फोकस करना है अपनी पॉलिसी में। ऑल राइट, अब ये सब कुछ देखने के बाद इंडिया डिसाइड करता है टू लॉन्च अ नेशनल लेवल पॉलिसी, जो कि इस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर सकते। ठीक है, ऑल राइट, तो हम आते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। अब देखो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का जो एम है, दैट इज क्लियर लॉजिस्टिक बोटलनेक्स। सिंपल, तो जहां पे भी लॉजिस्टिक लूप होल्स हमारे पास है, उन सबको क्लियर करना ही हमारा प्राइमरी एम बन जाता है इस पॉलिसी के अंदर। तो करंट इशू इंडिया में क्या है, सो दैट हम देखिए कि हमें एग्जैक्टली फोकस कहां पे करना है। करंट इशू इंडिया में क्या क्या है लॉजिस्टिक्स के फील्ड में। सबसे पहला दैट इज सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ठीक, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। नंबर सेकंड, लैक ऑफ सिंगल पोर्टल। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है तो बेटर है पहले हम सारे लिख लें। थर्ड इज लॉजिस्टिक चेन एलिमेंट्स fall under different ministries. Okay, fourth is delayed clearances. Fifth is high logistic costs, और इंडिया के हिसाब से इट्स अराउंड 13% ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, ओके। सो सप्लाई चेन डिसरप्शंस,
जब मल्टी मॉडल सप्लाई चेन्स की बात आती है तो बीच में हमें डिस्ट्रप्शन आती है। मल्टी मॉडल मतलब कहीं से कहीं तक, मानो वो ट्रेन में आ रहा है और उसके बाद अपनी अपनी प्लेसेस पे कुछ कुछ कंसाइनमेंट छोड़ रहा है, जहां से वो फिर थ्रू रोड जा रहे हैं। तो इनमें इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिस वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाती है। लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रेन कब पहुंचने वाली है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कितना कंसाइनमेंट उतरेगा तो हमारे पास इक्वली बसेस या कुछ अवेलेबल होंगी, या फिर रोड की हालत के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बन जाती है। लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिंगल पोर्टल, और साथ में ही लॉजिस्टिक चेन एलिमेंट्स फॉल अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब लैक ऑफ सिंगल पोर्टल, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कुछ आ रहा है। अब जब तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि सिंगल पोर्टल है नहीं जिसमें रियल टाइम में सब कुछ अपडेट होता रहे, ठीक है, ऐसा न होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है? पहला, ट्रेन पहुंच तो गई, इंफॉर्मेशन अभी नहीं पहुंची, तो वहां पे बसेस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बसेस पहुंच तो गई, स्टोरेज वालों को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बसेस में ही माल रखना पड़ रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये लैक ऑफ सिंगल पोर्टल की वजह से, एंड बिकॉज ये दे फॉल अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इस वजह से अभी तक सिंगल पोर्टल ऐसे बन भी नहीं पाया। ठीक, डिलेड क्लियरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस, क्लियरेंस मिलने में डिलेज। ठीक है, कोई रोड यूज करने की क्लियरेंस में डिलेज, कभी कोई और क्लियरेंस, उनमें डिलेज कंटिन्यूसली पड़ जाते हैं, और ये डिलेज हमारे पेरिशेबल गुड्स को प्रॉब्लम में डाल देता है। ओके, एंड एट लास्ट हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट्स। और हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट यूजुअली लैक ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से ही रहते हैं। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ऐसा समझ लो, कहीं से बहुत ही बुरा रोड है किसी एरिया तक, तो वहां जाते जाते लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई हो ही जाएगा, लेकिन वो कंपनी तो खुद नहीं ना रोड बनाएगी, तो रोड पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही आएगा। कहीं पे डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना डिफिकल्ट हो रहा है। लाइक अभी भी पोस्ट के थ्रू वहां पर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ रही है, या किसी और मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ रही है, तो वो डिजिटल कनेक्टिविटी ना होना लैक ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ठीक है, तो हमने करंट इश्यूज देखे हमारे लॉजिस्टिक इंडियन लॉजिस्टिक्स के साथ, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखे। तो अब जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, NLP 2022, अच्छा, इसका अभी कोई बजटरी आउटले ऐसा आया नहीं, और ये पॉलिसी बहुत हॉलिस्टिक है। मोस्ट पॉसिबली हमारे 2023 वाले बजट में इस पे एक डेडिकेटेड आउटले भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो फोकस रहेगा, सबसे पहले डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। अब डिजिटलाइजेशन हमारे हो सकता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को कम करे, और साथ में डिजिटलाइजेशन की वजह से हो सकता है कि हम एक सिंगल पोर्टल क्रिएट कर पाए, जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हर एक एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन। पहला। सेकंड, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जो इस साल स्कीम लाई बजट में, दैट वाज PM गति शक्ति, वो बिल्कुल यही कह रही है, PM गति शक्ति। तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रही थी कि 7 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज को मर्ज करेंगे, सो दैट इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, और हमारा जो सिंगल पोर्टल बनना है इजी हो जाए, और लॉजिस्टिक चेन एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर फॉल कर रहे थे, उसमें भी हमारे पास एक इजी विंडो बनी रहे। ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा, लाइक जिसमें एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ये सब इकट्ठे आ जाता है, सो दैट हम एक बेस्ट पॉसिबल पाथ बनाए किसी भी प्रोडक्ट को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कस्टमर पहुंचाने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ रोड से ही वो ले जाए। अगर पॉसिबल है कि कुछ जगह तक हम उसको थ्रू वाटरवेज ले जाए, उसके बाद हो सकता है एयर, हो सकता है रेलवेज, एंड देन रोड, एंड दैट्स इट। ठीक है, इन शॉर्ट एक बेस्ट पॉसिबल वे आउट बनाना किसी भी
लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए। ओके, थर्ड वन इज, ये एक टारगेट भी है, टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 5% ओवर 5 years। इसका तो सिंपल सा ये भी आ सकता है, एक स्टेटमेंट भी आ सकती है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एम और टारगेट अंडर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो उसमें हो सकता है ये 6% ओवर 5 years या कुछ रख ले ऐसा। तो 5% ओवर 5 years हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं अंडर आवर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और ऑब्वियसली इस पे कुछ स्टेप्स भी स्टार्ट हो गए, तो जो मेजर स्टेप्स प्रपोज्ड है वो क्या क्या है? पहला, इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब क्या है इसके अंदर प्रपोज्ड ये है कि इसके अंदर हम 30 डिफरेंट सिस्टम्स या पोर्टल्स, ठीक है, सिस्टम्स या पोर्टल्स को इंटीग्रेट ऑफ 7 डिपार्टमेंट्स। तो 7 डिपार्टमेंट्स के जो 30 डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करेंगे इनटू अ सिंगल पोर्टल, सो दैट रियल टाइम इंफॉर्मेशन हर एक जगह पे पहुंची हो, सो दैट हम अपने सप्लाई चेन डिसरप्शंस को ओवरकम कर सके। और लैक ऑफ सिंगल पोर्टल तो हो ही जाएगा इससे ओवरकम, ठीक है। नंबर सेकंड, इसके बाद एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस पोर्टल बनाएंगे, ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, इसके लिए ऑनलाइन क्लियरेंसेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लियरेंसेस, टाइमली डिस्पोजल टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हम करेंगे सो दैट हमारी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। ये सब कुछ हम करेंगे टू स्ट्रेंथन और सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन स्ट्रेंथन हो गई, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गए, ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और इससे एक इफेक्ट जनरेट हो सकता है जो हमें अपने लास्ट पार्ट में पढ़ना है, दैट इज क्राउडिंग इन इफेक्ट। अब क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर क्राउडिंग इन इफेक्ट कुछ है तो क्या क्राउडिंग आउट भी कुछ होता है? और ये दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, अभी हम हल्का सा इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, इस सब में जो मैंने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई, जो कुछ भी सोच रहा है, वो एक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का सेटअप है ये सारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रोड्स बिल्ड करेगी, गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स बिल्ड करेगी, गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन लाएगी, ठीक। इस सब से क्या होगा? हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगे, और मैंने बोला क्राउडिंग इन इफेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो करे, कोई भी ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से डायरेक्टली आपको ना लगे कि आपको कोई फायदा आ रहा है, लाइक डायरेक्टली आपके हाथ में पैसे नहीं आ रहे, डायरेक्टली आपको फायदा नहीं आ रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो लोगों को टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस। तो एक बूस्ट दे रहे हो अपने इकोनॉमी को, उन पॉलिसीज को हम यूजुअली क्राउडिंग इन इफेक्ट, उस इफेक्ट को हम कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल आप मान लो
आप चाहते हो कि आपके एरिया में आप चाहते हो कि आप अपने एरिया में एक कंप्यूटर लर्निंग सेंटर डालो, ठीक है। आप BCA डिग्री होल्डर हो या MCA डिग्री होल्डर हो, आप चाहते हो कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट आप डालना चाहते हो अपने एरिया में। फार फ्लंग एरिया है। अब ऐसी किसी चीज के लिए एक तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक, जो कि आप नहीं लाने वाले हो। आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनाने वाले हो ना। या अब अगर आपने जनरेटर का यूज किया तो आपका कॉस्ट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक। पहला तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, सेकंड आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक। मैं अभी इन्हीं दो चीजों की बात करूंगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए। थर्ड 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 आपको रोड कनेक्टिविटी भी तो चाहिए। आपको रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए। बच्चे आने चाहिए और आप चाहोगे कि ज्यादा दूर से बच्चा आए, तो रोड कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपको रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है ऑफ कोर्स, तो आपको एक क्लियरेंस भी चाहिए, परमिशन, ठीक है। गुड। अब हम दो सिनेरियोस इमेजिन करते हैं। एक ऐसा सिनेरियो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उस गांव में बहुत कटती है, बहुत कम रहती है, इंटरनेट अवेलेबल है ही नहीं, फास्ट इंटरनेट, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी बहुत गंदी रोड रहती है, साल के कुछ महीने तक तो रोड बंद रहती है क्योंकि बर्फ होती है, और परमिशन लेने के लिए आपको शहर आना पड़ेगा। अब ये जो चीजें है, ये बोटलनेक्स है आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डालने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दोज इम्पेडिमेंट्स आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं डालने वाले हो। क्यों? यार ऐसा है, यार ऐसा है, यार ऐसा है, तो छोड़ो। अब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, देखो, नहीं बोलेगा आपको गवर्नमेंट की मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं सो दैट तुम ये कर सको, नहीं। पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, हर गांव में बिजली पहुंच गई, ठीक। ओके। डिजिटलाइजेशन, भारत नेट वगैरह, ठीक है। इवन 5G, ये फाइबर ऑप्टिक फाइबर पहुंच गया गांव गांव में। मैं नहीं कह रहा हूं पहुंच गया, मैं कह रहा हूं अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा हुआ कि पहुंच जाए, तो अब इंटरनेट वाला मसला सॉल्व, इलेक्ट्रिसिटी मसला सॉल्व। रोड कनेक्टिविटी, ग्राम सड़क योजना वगैरह के थ्रू आपका सारा रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। और रोड्स भी ऐसे हैं जो कि विंटर्स में, बर्फ में भी जो डिपार्टमेंट से वो उनको जल्दी से क्लियर करते हैं सो दैट वो चलने का लायक तो रहे। और साथ में आप ही के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरीके से आपको जल्दी से या ऑनलाइन ही आपको क्लियरेंस या परमिशन मिल जाती है ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने की। तो आप तो नहीं वेट करने वाले और आप ये इंस्टीट्यूट सेटअप करने वाले। तो ऐसा ही एक्सपेंडिचर जो कि ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करे जिससे ऐसे एसेट्स बिल्ड हो जो कि नॉर्मल लोगों को इंसेंटिवाइज करे टू स्टार्ट देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स एंड ओन बिजनेसेस, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को सपोर्ट करे या बूस्ट करे, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करे या बूस्ट करे, उन उस इफेक्ट को हम कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। और यही होता है एक्चुअल में वेलफेयर, ठीक है। इसी को वेलफेयर कहते हैं, ध्यान रखिए उस बात को। वेलफेयर ये नहीं है कि आपको 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं बिजली की, उसको हम फ्री भी कहते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर इसको कहते हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, इकोनॉमी सच में बूस्ट कर रही है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाता है हमका हमारा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट हो जाए, लोग बिजनेसेस ना ही करें, लोग छोड़ना स्टार्ट करें। कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी किसी को, इस एक्सपेंडिचर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट ही ना करे। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ऐसे इफेक्ट को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो पूछा जाएगा, यार ऐसा भी कोई इफेक्ट है जिसमें ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन उस वजह से लोग लोग डिस इंसेंटिवाइज हो गए कुछ और करने के लिए? बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट किसी सेक्टर में सीधे ही घुस गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर में अपनी एंट्री मार ली, एंटर्ड अ सेक्टर। अब अगर कोई बंदा उस सेक्टर में आना चाहता था, अब उस सेक्टर में गवर्नमेंट प्रेजेंस की वजह से हो सकता है कि वो इस सेक्टर में ना आए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस रखेगी और वो बंदा स्टार्टिंग में उतना कॉम्पिटेटिव प्राइस, मतलब उतना कम प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, तो इस वजह से वो बंदा डिसइंसेंटिवाइज हो जाता है। इतना ही नहीं, जो ही गवर्नमेंट कोई फ्री भी देना स्टार्ट कर देती है, तो एक पब्लिक इन्वेस्टर जो है वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाता है क्राउडिंग आउट के लिए, इंसेंटिवाइज हो जाता है क्राउडिंग आउट के लिए, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल
गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल मान लो कोई चाहता था कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलूं या कुछ ऐसा, ठीक है, और गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अब उसको ऐसा करने का कोई फायदा है नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्राउडिंग आउट। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगा लिया किसी चीज पे ज्यादा, तो वो बंदा डिसइंसेंटिवाइज हो जाता है, छोड़ो यार मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट यूजुअली एक प्रॉपर वेलफेयर वाली स्कीम होती है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी वेलफेयर लगता है बहुत टाइम तक, ठीक है, लेकिन तब ये वेलफेयर बन सकता है जब इसमें भी सस्टेनेबिलिटी हो। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई तो ये अल्टीमेटली एक डिजास्टर बन जाता है इकोनॉमी के लिए। अगर ये सस्टेनेबल हुआ तो गुड, अगर ये अनसस्टेनेबल हुआ, हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, तो इट्स डिजास्टर्स फॉर द इकोनॉमी। लेट्स टेक एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल देखो ये एग्जैक्टली इस पॉलिसी में नहीं आएगा क्योंकि कोई ऐसी नेशनल लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज 200 यूनिट्स फ्री डिक्लेयर करना चाहती है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ऑफ कोर्स इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। तो 200 यूनिट फ्री। अब देखो ये 200 यूनिट फ्री जो है ये होलिस्टिक है, ये सबको मिलने वाला है, टू ऑल, ठीक है। अब देखो अच्छे से, एक एरिया है जहाँ पे ऑफ कोर्स हर एक टाइप के बंदे रह रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल लोअर इनकम बंदे जिनको ये पॉलिसी सच में चाहिए, मिडिल इनकम, हायर इनकम, ठीक है। अब ये पॉलिसी की जो 200 यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स सरकार ही तो बेयर कर रहे हैं ना। ये बेयर कौन कर रहा है? ये बेयर कर रहा है गवर्नमेंट। अब देखो, अब इस यहीं पे आप देख सकते हो क्राउडिंग आउट कैसे। अब अगर सरकार गवर्नमेंट 200 यूनिट्स फ्री डिक्लेयर कर रहा है, तो जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्राउड आउट हो जाए, लेकिन अगर है तो क्राउडिंग आउट स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यार गवर्नमेंट 200 यूनिट फ्री दे रहा है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे कहीं ना कहीं से, हम कहाँ से अफोर्ड करें, प्राइवेट प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। और तो 200 यूनिट फ्री गवर्नमेंट ने स्कीम बोल दी, अब सबको है। अब लेकिन इसका जो कॉस्ट है, जो कि कंपनी को फिर भी कॉस्ट आएगा, नेशनल पावर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसको जो कॉस्ट आ जाएगा वो तो गवर्नमेंट बेयर कर रही है ना कहीं से, टैक्स से करे कहीं से करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है, इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर ही है, मैं तो वही कह रहा हूँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर ही है। तो ये कॉस्ट बेयर कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देख रहा है कि ये तो खुद भी अफोर्ड कर सकते थे, ये भी खुद अफोर्ड कर सकते थे, इनको सिर्फ ये चाहिए था, हम स्टिल हम स्टिल इनका भी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो ये तो प्योरली पॉलिटिकल और इनके लिए प्योरली फ्री भी हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट टू नोटिस, जो लोअर इनकम वाले फैमिलीज होते हैं यूजुअली उतने सोफिस्टिकेटेड घरों में रहते भी नहीं है कि उनको सच में बिजली, मतलब ऐसा है कि उनको बिजली का शायद कनेक्शन भी ना हो, तो उन तक वो पॉलिसी सच में नहीं पहुंच रही। तो एक्चुअल में क्या चाहिए, पहले एक सर्वे चाहिए, प्रॉपर सर्वे, और प्रॉपर सर्वे के बाद एक टारगेटेड अप्रोच चाहिए। मतलब अगर हमें करना भी है 200 यूनिट, 200 नहीं, 300 यूनिट फ्री कर दो, 400 यूनिट फ्री कर दो, लेकिन टारगेट रखो इन वाली फैमिलीज को टारगेट हो गया तो पॉलिसी वेलफेयर बन जाएगी, क्योंकि तब तक उनको दे सकते हैं जब तक ये इस इनकम ग्रुप से ऊपर ना चढ़े, ठीक, क्योंकि इनको सच में चाहिए। तो ये था हमारा क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और इसमें इतना ही नहीं है, हम रिसेंट थोड़े से और डिबेट में जा सकते हैं। अगर हम देखें ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, सारे इस पे डिबेट किए जा रहे हैं यार, कैसे सस्टेनेबल है ओल्ड पेंशन स्कीम। आप बस गवर्नमेंट की नौकरी कर लो, रिटायरमेंट के बाद आपको 50% ऑफ लास्ट विदड्रॉन जो सैलरी है वो आपके लाइफ टाइम उतना भी ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि 60 के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 10 20 30 साल तक अगर हो गए भी, तो तब तक आप ये एज पेंशन ले रहे हो। और अगर उसके पहले आपकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके पहले मतलब अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपकी स्पाउस जिंदा है, तो उसको इस 50% का 50% मिलता रहेगा पेंशन। और ये पेंशन का जो फंड है ये सारा गवर्नमेंट बेयर करेगा। रिसेंटली एक आर्टिकल में भी आया था, जो इकोनॉमिक एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बोला था जो ओपीएस है ये टैक्स, ये बर्डन है फ्यूचर जनरेशन पे, जो वो टैक्स भरे उनसे हम ये ओपीएस देने वाले हैं। सो
थिंक अबाउट द पॉलिसी, इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, कुछ नहीं है, हल्का सा कि 10% ऑफ योर टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी, आप हर महीने, एवरी मंथ, एक फंड में जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन फंड में। तो इस फंड में जो पैसा जाएगा, ये फिर आप रिटायरमेंट के टाइम 60% एट अ टाइम विड्रॉ कर सकते हो, दैट टू नॉन टैक्सेबल, और 40% आपको एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स में एज पेंशन आता रहेगा। तो आप अपना पैसा लगा रहे हो, और ऑब्वियसली आपको वो फिर लास्ट में एक स्कीम जैसी बन जाती है जो कि सस्टेनेबल है। सो अगेन वी गॉट टू नो व्हाट इज अ फ्रीबी एंड व्हाट इज वेलफेयर। ऑलराइट, सो आज यही और फोकस था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो मेक श्योर कि वो हम मिस ना करें। हमने स्टार्टिंग में देखा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड देन वी सॉ क्या क्या करंट इश्यूज है हमारे इंडिया के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में। उसके बाद नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, साथ में देखा उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, और फिर देखा मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए इस मामले में। और इस मामले को हम एज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अब कह रहे हैं। हम इससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स ला चुके हैं जिसने ये वाली चीजें एड्रेस करने के लिए की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इसी साल गति शक्ति, ठीक है, गति शक्ति, हमारे पास सागरमाला प्रोजेक्ट था, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट वाटरवेज कनेक्ट करने के लिए, वाटरवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट, हमारे पास लीड्स, LEADS, एक रिपोर्ट आती थी, फुल फॉर्म था लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, हमारा नेशनल इंडेक्स है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स इंडेक्स 2021 की जो इसकी रिपोर्ट थी, इसके हिसाब से जो गुजरात है वो नंबर 1 पे था। सो ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनके सिर्फ लीड्स पे आ जाता है क्वेश्चन। तो हम मतलब कर रहे हैं इससे पहले भी, ठीक है। ओके, हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब हमारे पास एक डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक विद डेडिकेटेड ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ठीक है, तो उस सब के लिए। तो ये सब हम पहले भी कर रहे थे, बस अब इन सब को प्लस कुछ नई पॉलिसीज को जोड़ के हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज की अंडर लाएंगे, जिससे हम अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।